हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मेरा नाम है ऋषभ एंड आई एम योर इकोनॉमिक्स ऑप्शनल फैकल्टी। आज हम अपनी स्ट्रैटेजी सेशन में ये समझेंगे कि जब आपके पास समय कम हो तो आप कैसे स्ट्रैटेजिक तैयारी करके, क्रिस्प तैयारी करके और अपनी स्ट्रैटेजी को मॉडिफाई करके अपना ना सिर्फ कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं बल्कि साथ ही साथ उसमें मास्टरी भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि आज से अगर देखा जाए तो 2025 वालों के लिए लगभग 4-4.5 महीने का समय बचा है जब आपका मेंस आ जाएगा, और 1 महीने का वक्त बचा है जब आपका प्रीलिम्स आ जाएगा। तो प्रीलिम्स की बात ना करते हुए आज हम मेंस की बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि मेंस ही आपको रैंक देती है, ठीक, और ऑप्शनल आपको अच्छी रैंक देती है, अच्छी सर्विस देती है। तो कैसे आपको ऑप्शनल को क्रिस्प करके अपनी स्ट्रैटेजीज को मॉडिफाई करके हाई स्कोर लाना है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो our today's topic will be how to score 300 plus in 4 months, especially as far as economics optional is concerned। ठीक, और ये बहुत ही बेसिक स्ट्रैटेजी है। बेसिक स्ट्रैटेजी मतलब ये जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने वाला हूँ, ये स्ट्रैटेजी आप अपने प्रीलिम्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, अपने जीएस पेपर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास समय कम है। आपने कुछ पढ़ाई की होगी, कुछ छूट गई होगी, बट है तो समय कम, हमारे पास समय कम है। उस कम समय में सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कैसे निकाल सकते हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सीधी सी बात यह है कि ऑप्शनल्स आर नॉट ईजी, चाहे कोई भी हो ऑप्शनल, ठीक है। सो इट रिक्वायर्स यू टू रीड अ लॉट, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो अगर आप ट्रेडिशनली ऑप्शनल पढ़ते हैं तो 6-6.5-7 महीने लग सकते हैं, और इकोनॉमिक्स में तो आपको इकोनॉमिक सर्वे बजट भी पढ़ना है जो आपके जीएस पेपर के साथ ओवरलैप करता है, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 2, एसए पेपर, एंड लगभग 30% का सिलेबस आपका प्रीलिम्स के साथ वो मैच करता है। तो इस ओवरलैप्स का फ़ायदा उठा के और कैसे आप पीवाईक्यूज का फ़ायदा उठा के अपनी इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन को क्रिस्प और टारगेटेड कर सकते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे क्योंकि समय कम है। और कैसे अपनी तैयारियां जो अभी हम कर रहे हैं ऑप्शनल के लिए उसको प्रीलिम्स वर्दी भी बना सके, इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको रैंक लानी है ना भाई, एक सीट एक रैंक, यू नीड इट, सो वी विल टॉक अबाउट इट। ठीक है, और अगर आपको और क्रिस्प कंटेंट चाहिए, आपको इफ़ यू आर लुकिंग फॉर इकोनॉमिक्स ऑप्शनल 2026 नॉट 25, ये तो 25 के बच्चों के लिए स्ट्रैटेजी है। तो अगर आप 2026 को टारगेट कर रहे हैं और आपने अभी तक ऑप्शन चूज नहीं किया है, यू आर इन स्टिल इन 2 माइंड्स कि कौन सा ले, तो एक अच्छा ऑप्शनल है इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, नॉट जस्ट बिकॉज आई टीच इट, इट इज़ बिकॉज इट्स वेरी कॉन्सेप्चुअल, हाई स्कोरिंग, ये कॉन्सेप्चुअल है। हाईएस्ट रेशियो मीन्स हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो है इसमें, यानी जितने लोग मेंस लिखते हैं सबसे ज़्यादा लोग उसमें से जो परसेंटेज है वो सबसे ज़्यादा लोग फाइनल लिस्ट में आते हैं अच्छी रैंक के साथ। ये एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे टॉप 100 में रैंक्स लगातार बढ़ती जा रही है साल दर साल पिछले 7-8 सालों में। ये ऐसा ऑप्शन है जो पिछले 10 सालों में टॉप 3 परफॉर्मिंग ऑप्शन में रहा है। ठीक है, तो अगर आप कॉन्सेप्चुअल हैं, आपको डे टू डे ट्रेड एक्टिविटीज़, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिसीज़ से लगाव है कि कैसे हम अपने देश को और सुधार सकते हैं, अपना ट्रेड रिलेशन बेहतर कर सकते हैं, और आजकल के ट्रेड टैरिफ वॉर्स में आपको इंटरेस्ट आता है, तो ये ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। इट डजेंट रिक्वायर कि आपका बैकग्राउंड हो, आप इंजीनियर हैं, आप मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, साइंस बैकग्राउंड से हैं, आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, सारे बैकग्राउंड्स के लिए ऑप्शन अच्छा है। ठीक है, तो याद रहे कि हमारा ऑप्शनल बैच 15 अप्रैल से चालू हो रहा है, यानी आज से, और साथ ही साथ आपके लिए ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल भी चल रही है जो कि आज खत्म होगी, यानी 15 अप्रैल को। तो देर मत करो, अगर 2026 का टारगेट है, अपने पीयर ग्रुप से आगे निकलना चाहते हो, तो दिस ऑप्शनल बैच इज फॉर यू। एंड कौन सा वाला बैच लेना है? टेक द प्लैटिनम बैच फॉर इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, क्योंकि ये मार्केट में अवेलेबल किसी भी ऑप्शनल बैच से ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। इट हैज़ लाइव क्लासेस एंड इट हैज़ एक्सक्लूसिव 24/7 मेंटरशिप फॉर यू। वे मेंटर्स आपकी हेल्प करेंगे ना सिर्फ आपको डाउट क्लियर करने में, बल्कि साथ ही साथ आपके साथ बैठेंगे, आपके आंसर राइटिंग को बेहतर करेंगे। ठीक है, पीवाईक्यू एनालिसिस मिलेगा, टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल होगी सिर्फ और सिर्फ प्लैटिनम बैच में, और 30 मंथ्स की वैलिडिटी भी। याद हो ये प्लैटिनम बैच अगर आप यूज करेंगे कोड HS लाइव, यानी शॉर्ट फॉर हाई स्कोर लाइव, तो आपको इस सेल में 17,999 में मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आपको इतनी मेहनत नहीं करनी है तो यू शुड सिंपली शेयर योर कॉन्टैक्ट। कहाँ कॉन्टैक्ट शेयर करोगे? मेरे ईमेल आईडी rishabh.singh@studiiq.com पे, या मेरे इंस्टाग्राम के DM पे, जिसका चैनल नेम है हिप्पोनॉमिक्स। जस्ट सर्च हिप्पोनॉमिक्स फॉर बोथ।
क्योंकि आपको आज की पीडीएफ जो है, वो जो भी पीडीएफ होती हैं वो अवेलेबल होती है आपको टेलीग्राम पे। और इफ़ यू वांट टू टॉक, क्लियर योर डाउट्स और वांट एन एडमिशन, यू कैन रीच आउट टू मी इन द डीएम ऑफ, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, या इंस्टाग्राम पे नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है, सीधे मेल कर सकते हो। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी। 5 साल का पेपर देखते हैं कि पीवाईक्यू कैसे स्ट्रैटेजाइज करने में हेल्प करेगा। बट उससे पहले लेट्स टॉक अबाउट वन मोर थिंग, कि कैसे अपने अगले 4 महीने को स्ट्रैटेजाइज करें कि इकोनॉमिक्स ऑप्शनल ना सिर्फ आपका ऑप्शनल पूरा कर दे, बल्कि आपका प्रीलिम्स का डर भी खत्म कर दे। क्योंकि 30% है ना, 30% ओवरलैप विद द प्रीलिम्स सिलेबस, और सबसे आसान है इकोनॉमिक्स में स्कोर करना, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट आते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपल सा एक काम करिए, दैट भाई ऑप्शनल में 2 पेपर होते हैं, आप पेपर 2 से शुरू करिए। स्टार्ट विथ पेपर 2, ठीक है। अब ये पेपर 2 में क्या है, पेपर 2 सिंपली इंडियन इकोनॉमी। तो इसमें भी इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 1947 से लेके प्रेजेंट तक इतना आपको पढ़ना होता है, और 1990 से प्रेजेंट इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप ये वाला पार्ट पहले शुरू करिए, ठीक है, अगले 1 महीने में, ठीक है, फॉर द नेक्स्ट 1 मंथ, जब तक प्रीलिम्स नहीं आता है, तो आप ये जो है इंडियन इकोनॉमी का 1947 से प्रेजेंट वाला पार्ट, या और कम करना है अपना तो 1990 से प्रेजेंट वाला पार्ट, बल्कि आई विल से इट्स बेटर कि आप 1947 से प्रेजेंट वाले पार्ट को पहले करने की कोशिश करें, एंड प्लस इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट। तो जब आप 1 महीने में अपनी पेपर 2 को कंप्लीट कर लेंगे, कंप्लीट कर रहे होंगे, तो साथ ही साथ आपका प्रीलिम्स प्लस जीएस पेपर 3 प्लस जीएस पेपर 2, पेपर 2 में द बजट गवर्नेंस पार्ट, साथ ही साथ द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी कुछ पार्ट ऑफ जीएस पेपर 1, और एसए के इकोनॉमिक साइड को लिखने में आपको आराम से हेल्प हो जाएगी, बिकॉज यू नो ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। तो आप इंडियन इकोनॉमी से शुरू कर सकते हैं, 1 महीना लीजिए, आराम से खत्म करिए, ठीक। बट साथ ही साथ आपको क्या करते रहना है, यू विल हैव टू सॉल्व द पीवाईक्यूज ऑफ इंडियन इकोनॉमी, साथ साथ ना सिर्फ अपने इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का, बल्कि अपने प्री का भी, क्योंकि जब तक प्रीलिम्स नहीं निकलेगा आप ये ऑप्शनल लेने के लिए काबिल नहीं हो पाएंगे। तो इंडियन इकोनॉमी को आप कैसे कंप्लीट करना है, आपको फोकस एरियाज कैसे खोजनी है, वो हम आगे बात करेंगे। फोकस एरियाज विल बी कि पीवाईक्यूज में ज्यादा रिपीटिशन कहाँ से आती है, किस थीम से ज्यादा रिपीटिशन आती है, तो जिससे ज्यादा रिपीटिशन आ रही है उसके ऊपर फोकस ज्यादा करना है, और साथ ही साथ हमें अपने प्रीलिम्स का क्वेश्चन सॉल्व करते रहना है। ये हुआ पहला मत। अब हमारा प्रीलिम्स खत्म हो गया है, तो हम आएंगे अब पेपर 2 में, सॉरी पेपर 1 में, ठीक है, यानी 25 मई के बाद से। 25 मई के बाद से क्या करोगे, 25 मई के बाद से शुरू करोगे माइक्रो प्लस मैक्रो प्लस मनी बैंकिंग, ये इंटरलिंक्ड चैप्टर्स हैं, ठीक है। इन तीनों को आपको एक साथ करना है, इसके लिए आपको 1 मंथ का टाइम लगेगा। अब आपको स्ट्रैटेजाइज कैसे करना है, वही काम, अपने पीवाईक्यूज पे जाना है, और जो भी क्वेश्चंस या जो भी थीम्स ज्यादा आ रही हैं, ज्यादा रिपीट कर रही हैं, ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिससे आपको पहले उस पर फोकस करना है, ठीक है। जैसे माइक्रो में मार्केट से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको पहले मार्केट्स पे फोकस करना है। गेम थ्योरी से क्वेश्चन आता है, गेम थ्योरी पे फोकस करना है, ठीक है। अमर्त्य सेन के वेलफेयर अप्रोच से क्वेश्चन आता है, तो उस पर फोकस करना है पहले मैक्रो में, ठीक है। मैक्रो में आपको जनरली जो थ्योरीज होती हैं ISLM मॉडल वाली, यानी केंशियन मॉडल की थ्योरीज, वो ज्यादा पूछते हैं और उसका कंपैरिजन पूछ लेते हैं, ठीक है। तो आपको उस पर फोकस करना है, लेकिन आपको पीवाईक्यूज का साथ लेके चलना है। तो पहले आपको पीवाईक्यूज को देखने हैं, ताकि आपको पता हो कि आपको पढ़ना क्या है। फिर जब आप पढ़ लें तो आपको ये पीवाईक्यूज सॉल्व भी करने हैं, ठीक है। पढ़ना है, सॉल्व करना है, क्वेश्चन की हैबिट होनी चाहिए, क्वेश्चंस लिखने की हैबिट होनी चाहिए, ताकि आपके राइटिंग स्किल्स बेहतर हों अगले 4 महीने में, क्योंकि आपको वहां प्रेजेंट करना है, थीसिस नहीं लिखना है ना, आपको PhD नहीं करना है, यू विल हैव टू प्रेजेंट योर आंसर। तो प्रेजेंटेशन कैसे अच्छी होगी, जब आप पीवाईक्यूज को पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करेंगे, और उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके ये पीवाईक्यूज सॉल्व भी करेंगे, ठीक है ना। 1 महीना आपको इसमें लगा, फिर से आप पेपर 1 में आएंगे 3rd मंथ, और इसमें आप करेंगे सिंपल
पब्लिक फाइनेंस प्लस इंटरनेशनल प्लस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। याद हो, पब्लिक फाइनेंस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपका ओवरलैप भी दिखाएगा पेपर 2 के साथ, तो कुछ पार्ट तो इसका पहले ही कर चुके हैं, और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का भी कुछ पार्ट आप कर चुके होंगे बिकॉज यू विल हैव टू प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स। तो पब्लिक फाइनेंस से ज्यादातर क्वेश्चन वही थ्योरीज के आएंगे और हाउ इंडियन, और उसके एप्लीकेशंस के आएंगे। अप्लाई करते हो ना थ्योरीज को कि कौन सी थ्योरीज बेहतर रहेंगी हमारे करंट इकोनॉमिक सिनेरियो में, क्यों बेहतर थी ये थ्योरी उस समय, ठीक है। तो ये थ्योरीज का एप्लीकेशन मोस्टली पीवाईक्यू से आता है। यहाँ भी आपको क्या करना है, पीवाईक्यूज देखने हैं, थीम्स को आइडेंटिफाई करना है और फिर उन थीम्स को लर्न करने की कोशिश करनी है बाय प्रैक्टिस, क्योंकि इकोनॉमिक्स से आपको ग्राफ्स तो बनाने पड़ेंगे थोड़े बहुत, और ग्राफ बना के उसको एक्सप्लेन करना है। इकोनॉमिक्स का आंसर लिखना सबसे आसान है पेपर 1 में, बाकी सब जगह आपको बहुत सोचना पड़ता है, यहाँ पे नहीं सोचना पड़ता ज़्यादा, बस जस्ट मेक अ ग्राफ, एक्सप्लेन द ग्राफ एंड दैट्स ऑल। आपको मिलेगा 10 में 8 नंबर मिलेगा आपको, कहीं और कोई ऑप्शन में नहीं मिल सकता पेपर 1 में इतना नंबर भर भर के। अब ठीक, फिर आपका आता है इंटरनेशनल, वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल तो इस समय दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बना हुआ है बिकॉज ऑफ दैट टैरिफ वॉर्स एंड एवरीथिंग, है ना जी। तो यहाँ पे आपको फिर से पीवाईक्यू एनालिसिस करना है, इंटरनेशनल को पढ़ना है, पढ़ के फिर ये पीवाईक्यूज को सॉल्व करना है। इससे आपकी राइटिंग हैबिट बन रही है। तो 3 महीने में आप सिर्फ रट नहीं रहे, पढ़ नहीं रहे, याद नहीं कर रहे, आप साथ ही साथ क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं। तो यार फिनिश कर रहे हैं आप अपने सिलेबस को बड़े ही स्मार्ट तरीके से। और फिर आता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसमें हाउ कंट्रीज ग्रो, व्हाट शुड बी द ग्रोथ पाथ, और वेरियस टाइप ऑफ इंडेक्सेस जैसे एमपीआई है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, हंगर इंडेक्स, ये सब आपको पढ़ना होता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। कॉन्सेप्चुअल बोले तो कॉन्सेप्चुअल से ज्यादा आप सोच सकते हैं एनालिटिकल, यानी थ्योरीज तो आती हैं पर थ्योरीज थोड़ी कम आती हैं, ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं यहाँ पे। एप्लीकेशन का मतलब कि क्यों इंडिया का स्कोर कम है या क्या बेहतर किया जा सकता है, ठीक है। वाई एमपीआई इज अ बेटर मेजर ऑफ पॉवर्टी, लाइक दैट, ठीक है। तो ये वाइज का क्वेश्चन यहाँ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ज्यादा आएगा। थ्योरीज थोड़ी कंपेरेटिव, अब जैसे अगर 8 क्वेश्चन आ रहे हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से, तो 3 विल बी थ्योरीज, 5 विल बी लाइक एनालिटिकल। इस टाइप से आपको डिवाइड करके पढ़ना है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आप सिर्फ ग्राफ बना के एक्सप्लेन करके काम नहीं चला सकते, यू विल हैव टू नो द कॉन्सेप्ट्स, एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स इन द रियल वर्ल्ड, ठीक है। तो यहाँ भी आपका अप्रोच सेम है, पहले पीवाईक्यू देखो, थीम्स आइडेंटिफाई करो, वो चीजें पहले पढ़ो जो ज्यादा आती हैं, ठीक, और उसके बाद उसको सॉल्व करो। तो 3 महीने में आपने अपना कोर्स खत्म कर लिया है ऑन द बेसिस ऑफ पीवाईक्यूज। आपको ब्रॉडर, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि यूपीएससी जो है एक ही थीम से क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा नहीं है। यूपीएससी डिवाइड करता है, बट 10 थीम में अगर डिवाइड है तो 5 ऐसी थीम होगी जहां से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे होंगे, तो उसको पहले आपको ज्यादा फोकस करना है। वो कैसे आइडेंटिफाई करना है, वी विल टॉक, ठीक। और बाय द टाइम द 4th मंथ, यानी आपके एग्जाम से 1 महीना पहले, अब आप तैयार हैं, तो आपको क्या करना है, आपने पीवाईक्यू सॉल्व किया होगा, उसका रिविजन करते रहना है, उसको नहीं छोड़ना है, और साथ ही साथ एक अच्छी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेनी है जहां से आपको इवैल्यूएशन मिलता रहे, मेंटर्स का इवैल्यूएशन मिलता रहे। और ये टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल हो जाएगी स्टडी आईक्यू पे भी, ठीक है। यू कैन ज्वाइन इट हियर ऑल्सो। अच्छा, ऑप्शनल के लिए फोटो स्टेट वाली टेस्ट सीरीज क्यों नहीं मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप उसमें इवैल्यूएट नहीं कर सकते खुद को, ठीक है। यू नीड एन इवैल्यूएटर जो आपको पॉजिटिव फीडबैक दे, ताकि आंसर राइटिंग आपकी एग्जाम में खराब ना हो। ये बहुत जरूरी है, बच्चे थोड़ा भूल जाते हैं इस बात को, इवैल्यूएशन की जो ताकत है वो भूल जाते हैं, ठीक है। और ये सब मैंने आपको बता दिया इफ यू आर डूइंग सेल्फ स्टडी। बट अगर आप में से कोई इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का है, या ज्यादातर लोग होंगे, जनरली जो प्री निकाल इकोनॉमिक्स ऑप्शनल वाले बच्चे थोड़ा प्री आसानी से निकाल पाते हैं, ये फैक्ट है, ठीक है, मी बिग मन। तो अगर मान लो कि आपको जरूरत है कांस्टेंट गाइडेंस की, तो वी इफ यू विल वांट, तो वी कैन ऑल्सो लॉन्च अ क्रैश कोर्स जो कि इसी बेसिस पे चलेगा और आपकी तैयारी को फोकस रखेगा इसी बेसिस पे। तो अगर आप चाहते हैं क्रैश कोर्स, तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो। तो अगर ज्यादा कमेंट आते हैं, थोड़ा लगता है कि पीपल वांट दिस क्रैश कोर्स की 4 महीने में उनका सिलेबस एक तरह से कंप्लीट हो जाए, ठीक है, रिविजन कोर्स की तरह, तो वी कैन लॉन्च इट ऑल्सो एंड दिस विल ऑल्सो हैव द टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड एंड ऑल। तो अगर आपको चाहिए, यू कैन कमेंट डाउन बिलो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है, ओके।
अब हम देखते हैं कि थीम्स आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। तो कोई भी एक टॉपिक उठा लेते हैं हम लोग, इंटरनेशनल उठा लेते हैं बिकॉज इंटरनेशनल का है अभी यहाँ पे, ठीक है। सो यूपीएससी ऑप्शनल का लास्ट 5 ईयर पेपर है ये, 5 ईयर, ठीक है। टॉपिक वाइज क्लासिफिकेशन है किसका, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन का, ठीक है। तो देखो थीम्स आइडेंटिफाई करो, कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक। ट्रेड थ्योरीज एंड मॉडल से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7, लास्ट 5 साल में 7 क्वेश्चन सिर्फ ट्रेड थ्योरी से आए, मतलब ज्यादा क्वेश्चन आते हैं ट्रेड थ्योरी से, और रिपीट भी होता है, ठीक है। देखो ये एचओ मॉडल फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी है, एक बार आया, दूसरी बार फिर आया, 2022 में भी आया, 2023 में भी आया। तो ऐसी कुछ थ्योरीज है रिपीट करती हैं बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरीज, ओल्ड ट्रेड थ्योरीज आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो ये थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी। हो सकता है 2026-25 में आपको ये क्वेश्चन एक और दिख जाए, क्योंकि बहुत साल से ये क्वेश्चन नहीं पूछा है, बट दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और क्योंकि आजकल दुनिया भर में ट्रेड के ऊपर इतनी सारी बातें चल रही हैं, तो हमें कंपैरेटिव एडवांटेज की थ्योरी हो, और साथ ही साथ न्यू, ये तो ओल्ड ट्रेड थ्योरीज हो गई, न्यू ट्रेड थ्योरीज हो, उसकी भी जरूरत है हमें समझने की और पढ़ने की। द लाइक बिग कंट्री मॉडल, स्मॉल कंट्री मॉडल, ये सब हमें पढ़ना जरूरी है, ठीक। जैसे यहाँ देखो पार्शियल इक्विलिब्रियम मॉडल अंडर परफेक्ट कंपटीशन टू इलस्ट्रेट द वेलफेयर इफेक्ट ऑफ एक्सपोर्ट सब्सिडी फॉर अ लार्ज कंट्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी यूएस भी लार्ज कंट्री है, चाइना भी लार्ज कंट्री है, इंडिया भी लार्ज कंट्री है, कैसे इफेक्ट होगा टैरिफ्स का, इसको, इसका हाउ एंड वाई समझना है तो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल आपको हेल्प करता है। तो ऐसे क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं। अब देखो ये टैरिफ्स, कोटा, सब्सिडी, प्रोटेक्शनिज्म, अभी इतना बड़ा टॉपिक है करंट सिनेरियो में 2025 में। सोचो ये अभी जितने क्वेश्चन दिख रहे हैं, 2 क्वेश्चन कम से कम इस टॉपिक से आएंगे, सिर्फ न्यू ट्रेड थ्योरीज एंड प्रोटेक्शनिज्म के ऊपर, बिकॉज इट्स अ करंट टॉपिक, ऑनगोइंग टॉपिक, एंड इंडिया इज बीइंग अफेक्टेड एंड ग्लोबल ट्रेड इज बीइंग अफेक्टेड। तो आपने देखा कि प्रोटेक्शनिज्म से 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन आए, 5 साल में 6 क्वेश्चन, यानी किसी साल में ये क्वेश्चंस रिपीट हुए, मतलब एक बार एक साल में एक से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं प्रोटेक्शनिज्म से, वो ये साल भी हो सकता है। तो आपने थीम्स आइडेंटिफाई कर रही हैं, आपको कहां से ज्यादा, जहां से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं पहले आपको वो थीम कंप्लीट करनी है। इसी तरह टर्म्स ऑफ ट्रेड है, ऑफर कर्व है, इससे आपको कम क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑफर कर्व से कम क्वेश्चन आ रहे हैं, और इस बार भी हो सकता है कम आए, क्यों, क्योंकि अभी हमारा फोकस प्रोटेक्शनिज्म के ऊपर है, मतलब दुनिया भर में इसके ऊपर ज्यादा बात हो रही है, ना कि रियल एक्सचेंज रेट एक्सेट्रा के ऊपर। एक्सचेंज रेट की प्रॉब्लम इंडिया में पिछले साल ज्यादा रही है, तो आया है इसके ऊपर क्वेश्चन, ठीक है। ओके देखो 2024 में आया ना, ऑफर कर्व फॉर ट्रेडिंग पार्टनर, अभी उतनी नहीं है, थोड़ी स्टेबिलिटी है, क्योंकि ग्लोबल ट्रेड हिला हुआ है, तो अभी इसके ऊपर क्वेश्चन आने की संभावना थोड़ी कम है, ठीक। इसी तरह आगे बढ़ते हैं, तो हमारा आगे है बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब ये बैलेंस ऑफ पेमेंट ना सिर्फ आपके ऑप्शनल के लिए, बल्कि पेपर जीएस पेपर 3 के लिए, साथ ही साथ प्रीलिम्स के लिए भी आपकी मुश्किलों को आसान बना सकता है, ठीक है। देखो 2024 में फिर क्वेश्चन आया, मैनेज फ्लोट स्टेरलाइज इंटरवेंशन क्या है, इसलिए आया है क्योंकि आरबीआई वाज कॉन्स्टेंटली डूइंग ऑल दैट स्टेरलाइजेशन और मैनेजिंग द रूपी वैल्यू, कि ज्यादा डिप्रिशिएट ना हो जाए रूपी, क्योंकि एक्सपोर्ट तो हमारे पास ज्यादा था नहीं, वो कॉन्सेप्ट में अभी नहीं जाते, ठीक। इसी तरह स्टेरलाइजेशन पे देखो 2023 में भी क्वेश्चन आया है, 2 बार स्टेरलाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। बीओपी के ऊपर क्वेश्चन आता है, इलास्टिसिटी अप्रोच क्या है, एब्जॉर्प्शन अप्रोच क्या है। तो आपने क्या देखा कि बीओपी एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये आपकी एक और थीम हो गई, ओके। इसी तरह एक्सचेंज रेट मूवमेंट एंड रूपी सेम, ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑफ अ करेंसी, क्यों करेंसी इन्फ्लेशनरी हो जाती है, इसलिए हो जाती। अब सोच के देखो कि पहले मान लो कि $1 60 रुपीज़ था, आज $1 लेट्स से 85 रुपीज़, तो ये इन्फ्लेशनरी क्यों हो गया, इससे तो एक्सपोर्ट बढ़ने चाहिए थे, क्योंकि हमारे इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है, हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, तो पहले हम 60 रुपये में इंपोर्ट कर ले रहे, 60 रुपये देके $1 ले रहे थे, अब हमको 25 रुपया ज़्यादा लग रहा है, 25 रुपया ज़्यादा लग रहा है वही $1 के लिए, तो इन्फ्लेशन तो आएगा ना देश में। आप महंगे में इंपोर्ट कर रहे हैं, सोच के देखो 25 रुपये आपको ज़्यादा देना पड़ रहा है पर डॉलर, 25 रुपीज़ का तो एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन ही हो गया, तो महंगाई तो आएगी। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको लिखना होता है, 10 मार्क्स का होता है, 150 वर्ड्स में आपको ये लिखना होगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया कि 3 थीम क्या मिली आपको, प्रोटेक्शनिज्म, ओल्ड ट्रेड थ्योरीज एंड एक्सचेंज रेट एंड बीओपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 3 आपको मेजर थीम्स मिल गई हैं, ठीक है। इसी तरह ट्रेड पॉलिसी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करें या एक्सपोर्ट प्रमोशन, ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1947 से 1990 तक इंडिया
इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी लेके चल रही थी, यानी कि वी विल सब्सटीट्यूट आवर इम्पोर्ट, मेक एवरीथिंग एट होम। बट समझ में आया कि हमारा जो मार्केट है, डोमेस्टिक मार्केट, वो बहुत बड़ा है नहीं, तो वी नीड सम ग्लोबल पार्टनर्स। तब हम लोग गए एक्सपोर्ट प्रमोशन के थे। जिस समय हम लोग इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन कर रहे थे, ईस्ट एशियन टाइगर्स जो 4 कंट्रीज थी हमारी, साउथ कोरिया, ताइवान, हांगकांग एंड सिंगापुर, वो एक्सपोर्ट प्रमोशन कर रही थी, वो एक्सपोर्ट करने के लिए चीज़ें बना रही थी। तभी उनके पास आज किया है, हुंडई है, एलजी है, सैमसंग है, ठीक है। चाइना एक्सपोर्ट प्रमोशन कर रही थी, मैन्युफैक्चरिंग हब बन रही थी, लाइक दैट, ठीक है। तो यही है कि प्रोज एंड कॉन्स क्या है इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन और एक्सपोर्ट प्रमोशन स्ट्रैटेजीज के लिए। और ये इतना आसान नहीं है जितना आपको लग रहा है कि आपको एक ही तरफ का लिखना रहेगा। यू हैव टू बी प्रोफेशनल एंड न्यूट्रल। एंड जब आप सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, या क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हैं या कोर्स ज्वाइन करते हैं कोई, ठीक है, स्पेसिफिक, तो आपका थोड़ा ब्रेन डेवलपमेंट भी होगा वहाँ पे, ठीक। इसी तरह ट्रेड ब्लॉक्स एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। अब यहाँ पे आपको थ्योरीज का एप्लीकेशन पूछा जाएगा, जो आपने पढ़ा है अभी तक उसको अप्लाई करना है रियल वर्ल्ड में, ठीक है। कैसे ट्रेड ब्लॉक इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। ट्रेड ब्लॉक का मतलब सार्क हो गया, एसियान हो गया, ये सब ट्रेड ब्लॉक्स हैं, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये फ्री ट्रेड के लिए, या ग्लोबल ट्रेड इंक्रीज करने के लिए, या कंट्रीज को ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ के लिए क्यों ज़रूरी है, बेहतर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए क्यों ज़रूरी है। दैट्स वाई यहाँ पे ये सब काम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी चीज़ें आपने थ्योरी पढ़ी है, मॉडल्स पढ़े हैं, उसका एप्लीकेशन है यहाँ पे, ठीक है। जो आपके पास यहाँ पे थिंकिंग स्किल्स आई हैं बाय रीडिंग द मॉडल्स, बाय रीडिंग द हाउस एंड व्हाइस, दैट एप्लीकेशन भी विल बी हियर, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ें हैं जहाँ पे एप्लीकेशन आता है, तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपके जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 2, एसए, ये सब कुछ इंप्रूव करते हैं, ये सब कुछ इंप्रूव करते हैं। तो ना सिर्फ आप ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं, आप साथ साथ अपने जीएस जो ओवरलैप जीएस है उसका भी तैयारी कर रहे हैं साथ साथ, ठीक है। तो इसी तरह आपको थीम्स आइडेंटिफाई करनी है, और अगर आपको ये मेहनत नहीं करनी है तो आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बट पहले आई नीड सम कि क्या आपको ज़रूरत है इन क्रैश कोर्स की, इफ़ देयर विल बी सम डिमांड फ्रॉम योर साइड, बिकॉज इफ देयर विल बी डिमांड, सप्लाई विल बी देयर। तो अगर आपके पास आपकी डिमांड है क्रैश कोर्स की, तो वी विल लॉन्च इट पोस्ट प्रीलिम्स, ठीक है। प्रीलिम्स के पहले आप इंडियन इकोनॉमी कर लीजिएगा, ठीक। और अगर डिमांड है तो कमेंट सेक्शन में जाओ, इसको शेयर करो, इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर एक बार ट्राई करो लिखने का, इफ़ यू वांट सम मोर हेल्प रिगार्डिंग दिस, इफ़ यू वांट क्रैश कोर्स, तो वी विल गो फॉरवर्ड विद इट। बट 2026 वालों, अगर आप लोग अभी तक तैयारी करना शुरू नहीं किए हैं तो कर दीजिए, क्योंकि हमारा ऑप्शनल बैच 15 अप्रैल यानी आज शुरू हो रहा है, और हमारी सेल भी आज खत्म हो रही है, यानी 15 अप्रैल को। तो प्लैटिनम बैच में जाना है, यूज़ करना है कोड HS Live, यू विल गेट इट एट 17,999, ठीक है। ऑलवेज गो फॉर द प्लैटिनम बैच। और अगर इतना नहीं करना है तो यू कैन फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया हैंडल्स, हिप्पोनॉमिक्स सर्च करना है इंस्टाग्राम पे और DM कर दो, और माई टीम विल बी अवेलेबल टू यू। सो आई विल बी मीटिंग अगेन सून विथ यू ऑल with some topic discussion or some current event. Thank you everyone. Bye bye.